हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी वीडियो पीपीडीओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इनमें से मैकडोनल्ड आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की थी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैकडोनल्ड कमीशन कब अपॉइंट किया गया था, पूछा जा सकता है। देखिए, मैकडोनल्ड कमीशन अपॉइंट किया गया था वर्ष 1900 ईस्वी में। और क्यों किया गया था इसको अपॉइंट? देखिए, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1899 1900 ईस्वी में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। इसी को ही कहा जाता है मैकडोनल्ड आयोग। क्यों की थी? सूखे और अकाल की स्थिति के विश्लेषण के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, भूमध्य रेखा जो है ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, लेकिन पेरू से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है और यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, आपको वन साइड हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, सेकंड साइड आपको संबंधित नदी दी गई है। तो कौन से स्थल से कौन सी नदी संबंधित है, ये बताना है। तो देखिए, चन्नू दड़ो की बात करें तो चन्नू दड़ो जो हड़प्पा कालीन स्थल है, इससे संबंधित है। सिंधु नदी धौलावीरा से संबंधित है। लूनी नदी रोपड़ से संबंधित है। आपकी कौन सी नदी? सतलज नदी। लोथल से संबंधित है भोगवा नदी। तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन कर लेना है। सही विकल्प है आपका लोथल भोगवा नदी, यानी कि ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो देखिए, सभी पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की अगर हम बात करते हैं, देखिए मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 1750 किलोमीटर। मेघालय में है 1155 किलोमीटर। मिजोरम में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 1422 किलोमीटर, जबकि नागालैंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 1547.7 किलोमीटर। तो यहाँ पे किस पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, ये बताना है। तो देख लीजिए, सबसे अधिक कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में है। तो मैक्सिमम लेंथ है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पे गलत विकल्प का चयन करना है। एक साइड में आपको राज्य दिखेंगे, सेकंड साइड में जनजातीय महोत्सव दिए गए हैं। तो कौन से राज्य में कौन सा जनजातीय महोत्सव नहीं मनाया जाता है, यहाँ पे ये गलत विकल्प का चयन कर लेना है।
यहाँ पे कौन सा विकल्प आपको गलत दिया गया है, इसका चयन करना है। तो देखिए तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे पोंगल महोत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। मिजोरम में चापचारकुट महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा पोंगल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए गोची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो पता रहना चाहिए आप सभी को। मिजोरम में आपका चापचारकुट मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में गोची महोत्सव मनाया जाता है, नागालैंड में आपका नुकाहाई महोत्सव नहीं मनाया जाता है। देखिए नुकाहाई महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, नुकाहाई महोत्सव आपके ओडिशा में मनाया जाता है। तो ओडिशा राज्य का ये महोत्सव है, ये नागालैंड में नहीं मनाया जाता है। तो यहाँ पे गलत विकल्प बताना था, तो ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता। देखिए बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श कौन कौन से राज्य करते हैं, सबसे पहले ये बता दूं। देखिए पहला राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य, जो कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरा राज्य है मेघालय राज्य, जो कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। तीसरा है आपका मिजोरम, जो कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है। त्रिपुरा करता है, इसके अलावा असम भी करता है। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा नहीं करता है। इनमें से सिक्किम राज्य जो है ये बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बाकी पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम ये सभी बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो देखिए कौन सा राज्य है जो चीन की सीमा को स्पर्श करता है। देखिए चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य है आपका, इसके अलावा उत्तराखंड है, सिक्किम राज्य है, सिक्किम भी करता है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश भी आपके चीन की सीमा को स्पर्श करता है। लद्दाख भी करता है, लेकिन इनमें से असम नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। असम जो है ये चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो कौन से नहीं करते हैं ये बताना था। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है सिक्किम, और चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है असम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धन शोधन निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था। देखिए धन शोधन निवारण अधिनियम जो है ये लागू किया गया था वर्ष 2002 में। धन शोधन निवारण अधिनियम का उद्देश्य क्या था। देखिए इस अधिनियम का उद्देश्य काले धन को सफ़ेद करने से रोकना था, और इसमें धन शोधन से प्राप्त धन को राजसात यानी कि जब्त करने का प्रावधान किया गया है। और यह अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था। देखिए 1 जुलाई 2005 से यह अधिनियम प्रभावी हुआ था। और बात करते हैं सेकंड पार्ट की, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम कब लागू किया गया था। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम वर्ष 2006 में लागू किया गया था। तो आपका वर्ष 2002 और 2006, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कहाँ पर, बम्बई यानी मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई को पहले बम्बई बोला जाता था, आप सभी को ही पता होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी पूछ लिया जाए तो वर्ष 1905, आप सभी लोग याद रखेंगे वर्ष 1905 ईस्वी में बम्बई ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब की गई थी, वर्ष 1866 ईस्वी में। लंदन में कहाँ पर की गई थी ये भी पता रहना चाहिए। लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारत से संबंधित मामले के लिए लंदन में एक स्थित संगठन है। इसके सदस्य कौन थे, देखिए इसके सदस्य भारतीय और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए
सही विकल्प इनमें से बताना है। कवाल टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पर आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में है। तो ये आपका गलत हो गया यहाँ पे सतकोशिया। इसके अलावा सतकोशिया की बात करें तो ये कहाँ पे, ओडिशा में है, बिल्कुल सही है। दंपा टाइगर रिजर्व आपका असम में नहीं है, कहाँ पे है, मिजोरम में है। मिजोरम में आपका दंपा टाइगर रिजर्व है। बोर टाइगर रिजर्व है आपके मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे आपका गलत विकल्प कौन कौन सा, सही विकल्प का चयन कर लेना है। गलत तो हो गया आपके तेलंगाना, मिजोरम और महाराष्ट्र। ये जो 3 ऑप्शन हैं ये आपके गलत हैं। सही है आपका सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ओडिशा। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवाल टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, वर्ष 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है कवाल टाइगर रिजर्व की। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और भारत सरकार ने वर्ष 2012 में कवाल वन्य अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया। ये आपको याद रखना है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और दंपा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, दंपा टाइगर रिजर्व इसकी स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी। इसे वर्ष 1994 में एक बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने 1 जुलाई 2014 को टाइगर रिजर्व के रूप में, जो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय है, इसने 1 जुलाई 2014 को टाइगर रिजर्व के रूप में बोर वन्यजीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया। और यह वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का कौन सा, 47वां टाइगर रिजर्व बना। ये ध्यान रखेंगे, बोर टाइगर रिजर्व जो बना ये 47वां टाइगर रिजर्व बना भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी कब। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। और सेकेंड पार्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी ये पंचवर्षीय योजना थी, ये थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत में स्वच्छता की पहली प्रमुख संचारित पहल थी और यह राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई। लाल पांडा परियोजना को शुरू किया गया था 1996 में, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1996 ईस्वी में विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। और लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। और ये भालू के परिवार का सदस्य माना जाता है, इसे भालू के परिवार का सदस्य माना जाता है लाल पांडा को। अगला क्वेश्चन है, थामिन मृग परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। थामिन मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी 1977 में, यानी कि ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। मणिपुर राज्य के लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाने वाले विश्व के इस दुर्लभ स्तनधारी के संरक्षण हेतु वर्ष 1977 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर पाया जाता है, मणिपुर राज्य के लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में थामिन मृग पाया जाता है। और इसके संरक्षण के लिए वर्ष 1977 में थामिन मृग परियोजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्किम राज्य से संबंधित के संबंध में, सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए, ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 371F, जिसमें
सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, तो ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखेंगे न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना होती है 1945 में, 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। सेशन आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन से ये भरपूर है, साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जा रहे हैं। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल को सबसे पहले अधिसूचित किया गया, तो देखिए सबसे पहले किस यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल को अधिसूचित किया गया है ये बताना है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक नगर, इसे यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था वर्ष 2017 में। धौलावीरा को कब किया गया, 2021 में किया गया। इसके अलावा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को किया गया था 2021 में, और जयपुर शहर को यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया 2020 में। तो सबसे पहले किया गया था किसको, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को किया गया इनमें से, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। मानव धर्म सभा की स्थापना की गई थी कहाँ पर, सूरत में इसकी स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किसने मानव धर्म सभा की स्थापना की, तो मानव धर्म सभा की स्थापना की थी मेहताजी दुर्गा राम ने। तो सूरत और मेहताजी दुर्गा राम, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव धर्म सभा की स्थापना 22 जून 1844 को की गई थी। कहाँ पर, सूरत में इसकी स्थापना हुई थी। मानव धर्म सभा गुजरात और ब्रिटिश भारत में सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन में से एक थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सागर प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, तो इनमें से आपका प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है कौन सा सागर, ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। मैक्सिको की खाड़ी जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में ये स्थित है मैक्सिको की खाड़ी। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है, तो देखिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है ये बतानी है। तो यहाँ पे तट रेखा की सबसे पहले लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की, दिए गए ऑप्शंस में से लक्षद्वीप की है कितनी, 132 किलोमीटर, गोवा की है 101 किलोमीटर, किसी की भी पूछ ली जाए आपको पता रहना चाहिए। पुडुचेरी की है 47 किलोमीटर, दमन और द्वीप की है कितनी, 42.5 किलोमीटर। तो इनमें से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पुडुचेरी। ये आपको याद रखना है। सॉरी, पुडुचेरी की नहीं, सबसे कम है किसकी, दमन और द्वीप की। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, उत्तराखंड में वन अधिकार कानून कब लाया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड में वन अधिकार कानून लाया गया था आपके वर्ष 2006 में। नेक्स्ट पार्ट है इसका, उत्तराखंड वन नीति को कब संशोधित किया गया था। उत्तराखंड वन नीति को संशोधित किया गया था वर्ष 2004 में। तो वर्ष 2006 और 2004 यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालदम का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए ग्वालदम का युद्ध आपके लड़ा गया था 1581 ईस्वी में।
नेक्स्ट पार्ट है आपका ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। ग्वालदम का जो युद्ध था ये 1581 में बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1581 और रुद्रचंद, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन कब किया गया। आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया गया था वर्ष 1947 में। निम्नलिखित में से कौन इसके अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, मदन मोहन मालवीय ने, जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया था। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम था। ये 1909 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था और यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले जो थे वो क्या थे, भारत के राज्य सचिव, और लॉर्ड मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, पूछ लिया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बम्बई में, यानी कि मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी द्वारा की गई थी। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कांग्रेस का जो 1909 का अधिवेशन है, 1909 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, ये कहाँ पर हुआ था, यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन, मदन मोहन मालवीय। ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।